Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of teaching aptitude for paper first UGC NET. In that today we are going to discuss about the objectives of teaching. So in order to continue the objectives of teaching, first of all we need to know कि जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जानने से पहले हमें कुछ चीजें और भी हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चीजें क्या हैं कि किस तरह से जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बदलते हैं या इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज किस तरह से हो रही है जब तक हम उसके बारे में ये नहीं जानेंगे, पीछे का रीजन नहीं जानेंगे, तब तक उस चीज को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि जब एक ही चीज देख रहे होते हैं एक ही एंगल से, तब हमें सिर्फ एक पहलू दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एज अ कॉइन, if you will see from one side, the things will on the top will be in front of you, and the things on the other side they will not in your consideration, ठीक है। तो हम जब सिक्के के दोनों पहलुओं को नहीं देखेंगे तब तक हमें पूरी चीज जो है वो दिखाई नहीं देगी और समझ में भी नहीं आएगी। So before deciding the teaching objectives, institutions has aims and missions. इंस्टीट्यूशंस के एम और मिशन अपने रहते हैं, वो चलते कैसे हैं। इंस्टीट्यूशन ये तो है नहीं सिर्फ टीचिंग से चल जाए, इंस्टीट्यूशन ये नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट से चल जाएगा या कोर्स वर्क से चल जाएगा और सिर्फ अगर स्टूडेंट रहेंगे तो चल जाएगा। तो उसमें कुछ चीजें रहती हैं जिसके अलग अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अब इसमें सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल मिशन और एम, कि इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का क्या एम है, ठीक। अच्छा, हम ऑब्जेक्टिव्स की क्यों बात कर रहे हैं, सीधा एम क्यों नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो टीचिंग का जो डेस्टिन्ड एम है वो कुछ और है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो मिला के हम कहाँ तक पहुंचते हैं, एम तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि चाहे हम मिशन की बात करें या फिर एम की बात करें, वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स से मिलके बना होता है। और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की आज हम बात करेंगे टीचिंग के माध्यम से, ओके। सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज डिपार्टमेंट, कि उसमें डिपार्टमेंट जो है उसके कल कुछ अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो डिपार्टमेंट है, जैसे सोशोलॉजी हो गई आपकी, ओके, ह्यूमैनिटीज हो गई, कि जिसमें आप थ्योरी की बात करते हैं तो कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, ठीक है। वहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, तो उसके कुछ अलग से एम रहेंगे और कुछ अलग मिशन रहेंगे, ठीक है। डिग्री और प्रोग्राम, अलग अलग डिग्रियां, जैसे आपकी कुछ शॉर्ट डिग्री होती हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके भी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अलग अलग रहते हैं। देन विल कम फॉर द कोर्स वर्क, ठीक है। तो वेरियस कोर्स हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। देन फाइनली वी विल कम टू द टीचिंग सेशंस। अब डिपेंड करता है कि फुल टाइम टीचिंग है या शॉर्ट टाइम टीचिंग है, तो ये भी चीज हमें कंसीडर करके रखनी पड़ेगी। और अब चलते हैं हम जो आज का मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में। हम एक एक चीज को बड़ा आराम से समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ लें और उनको समझे नहीं तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो चाहे आप कम पढ़ें, एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, एक ही टॉपिक पढ़ें, बट दैट टॉपिक शुड बी क्लियर, कि एग्जाम में अगर कुछ भी आना है इस टॉपिक से तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको कर ले जाऊंगा। इस टाइप का एटीट्यूड आप में बिल्टअप होना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग। क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग, अच्छा, और क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप कैसे होगी उसकी अब बात करते हैं। तो डेवलप द एबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। कैसे, एनालाइज द प्रॉब्लम। अगर जब हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, देखते हैं पूरी तरह से, तब हमें एक से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। जैसे कुछ चीजों को लगता है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल ही हम थ्योरी में कोई चीज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर वो चीजें एकदम अलग अलग सी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टूडेंट्स और B.Ed स्टूडेंट एंड यू आर teaching various models, they are too easy and look good while you are reading them, and if you will apply them onto the schools, it's not an easy job,
because the expectation while you are students, the expectations your towards to national curriculum framework, or while you are entering into the schools, because the aims and missions of a school are different, aim and missions of department are different. May it's very less chance कि your aim and objectives of NCF as well as the department course work और वो सारे के सारे चीजें जो है वो आपके आइडिया के अनुसार हो, ये जरूरी नहीं है। तो वहां प्रॉब्लम फेस होती है, तो हमें क्या करना है, एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, और उसके बाद हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उसके बारे में सोचना है। सेलेक्ट द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, आपने एक जो बंदा है इलान मस्क के बारे में सुना होगा, और उसकी एक बात और सुनी होगी कि फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ यू आर थिंकिंग द थिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स कि आप ओरिजिन से चीज को समझते जाते हैं कि किस तरह से चीज का डेवलपमेंट हुआ किसी भी चीज का, और वो धीमे धीमे प्रोग्रेसिव मैनर में कैसे आगे बढ़ती गई और प्रेजेंट सिचुएशन उसकी क्या है। ठीक है, तो आप उसको एक बढ़िया तरह से क्रिटिकली सोच के उसको लॉजिकली एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, आप क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे लेकिन लॉजिकली उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सिंथेसाइज उसकी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो टीचर सबसे पहले किस पे काम करता है, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी आपकी डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, और दूसरा स्टैब्लिश रिलेशन इट्स नॉट अबाउट कि रिलेशन सोशल रिलेशन, ऑफ कोर्स सोशल रिलेशन आर देयर, बट मेन थिंग आर दैट कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट का डेली लाइफ से क्या रिलेशन है। ठीक है, उन सब्जेक्ट का आपके आने वाले एग्जाम से क्या रिलेशन है, उन सब्जेक्ट्स की जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज का किस जो रिलेशन आपके बच्चों के साथ किस तरह से रहेगा, जिससे कि आपकी जो टीचिंग और लर्निंग है वो अच्छी हो काफी। फिर उसके बाद आता है आपका एडवांस एगमेंट इनटू सपोर्ट और अगेंस्ट इश्यूज। ठीक है, एगमेंट का मतलब होता है फिलफिल करना, तो आपकी जो नई चीजें हैं उनको आपको सीख लेना है, ताकि जो मॉडर्न सिनेरियो में जो टीचिंग है उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, तो आपके बच्चे क्या है उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सोच पाए। ठीक है, अगली चीज है ड्रॉ इन्फरेंस एंड कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स का इन्फ्रेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंक्लूड नहीं करेंगे चीजों को तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप जो है चीज कर क्या रहे हैं, क्योंकि कंक्लूजन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, जो भी बच्चे को आपने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद आप जो चाहते थे, जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम का जो ऑब्जेक्टिव था आपका, वो पूरा लास्ट में हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आता वेरीफाई इन्फ्रेंस। तो जब आपको पता चल जाता है फिर उनको, और जो आपके पास सोर्सेस है उनसे आप क्या करिए, उसको वेरीफाई करते। ओके, द सेकंड थिंग इज दैट डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज क्या है, जस्ट लाइक एज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्रू दोज इंफॉर्मेशन वो हम क्या करते हैं, उनके थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, इवेंट्स, आइडियाज, इंट्यूजन्स जो माइंड में आते हैं, प्रॉब्लम, पर्सनैलिटीज, आपको प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन सब चीजों के माध्यम से होगा क्या, तो नॉलेज को क्या करेंगे हम, रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट हमारे पास हो, इवेंट्स, ईयर्स और टर्म्स। इनको ऐसे क्यों कहा गया है, फैक्ट्स मतलब आपको पता है कि मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका फैक्ट है। ठीक है, और उसके बाद इवेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक बच्चा है, जो बच्चा क्या करता है, आप उसको बताते हो कि बेटा सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ओके, वो क्या करता है, सर्दी के टाइम में मॉर्निंग में उठता है और उसके बाद देखता है कि वो 10 बजे 11-12 बजे के आसपास सूरज निकल रहा है, और वो ईस्ट में ना निकल के आपका किधर जा रहा है, नॉर्थ में। ठीक है, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, साउथ में दिखाई दे रहा है 12 बजे के आसपास। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो आपको आर्ग्यू कर सकता है कि नो पापा, कि कभी कभी सन क्या होता है वो साउथ में भी निकलता है। ओके, तो इस तरह से फैक्ट और इवेंट को क्या करना है, आपको डेवलप करना है, रिकलेक्शन करना है किसका, नॉलेज का। ईयर्स, अब क्या होगा, ईयर दर ईयर जैसे जैसे पास होते जाएंगे फिर उसको समझ में आने लग जाएगा कि ये जो इफेक्ट है वो सीजनल इफेक्ट है। ठीक है, और वेरियस टर्मिनोलॉजीज को जानना।
रिकॉग्नाइज फैक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट एंड ईयर्स। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? देन रीड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। अच्छा, होता क्या है कि एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन को हम अपने हिसाब से जहां जरूरत होती है वहीं पे हम यूज कर लेते हैं। ठीक, ये कब होगा? जब हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी तरह से जब डेवलप हो जाएगी, तब हम अपनी जो रिकलेक्टेड नॉलेज है या प्री इंफॉर्मेशन that is reside in your mind, you will be able to apply at any circumstances to solve out those kind of the problem arises. Okay, now final thing is that show information on the map, chart and diagrams. So map, chart and diagrams, they are the easy way to represent the problem in front of the people, so they will be able to analyze and synthesize the big kind of the data on a small चार्ट, मैप और डायग्राम। तो इन डायग्राम वगैरह के हेल्प से हम बड़ा आराम से वो समझ जाते हैं, इंटरप्रेट। और नहीं तो आप बहुत सारे पेजों को लिख दीजिए, तब जाके मतलब चीजें जो है वो आपकी रिटन फॉर्म में हो पाएंगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मैप्स का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में लिखना है, आप स्टेट्स के बारे में लिखिए, इतना नाम लिखोगे, आप मैप ड्रॉ कर दीजिए, उसमें स्टेट्स का नाम लिख दीजिए और या फिर किसी कलर से दिखा दीजिए, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, टीचिंग का अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव है आपका डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट करना है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्म, फैक्ट्स, इवेंट, ईयर, प्रिंसिपल्स एंड रिलेटेड हिस्ट्री। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है। किसको क्लासीफाई करना है? फैक्ट्स को। ठीक है, कि किस फैक्ट को किस कैटेगरी में रखना है, किस इवेंट को किस कैटेगरी में रखना है, टर्म्स को कैसे यूज करना है, और जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे कोरिलेट करना है। ठीक है, कंपेयर, कंट्रास्ट, इवेंट, कंट्रास्ट का मतलब साफ साफ, ठीक है, इवेंट्स को, ट्रेंड जो चल रहा है वो, और कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन सबको क्या करना है? कंट्रास्टली, अलग अलग पूरी तरह से जान लेना है। ठीक है, अब आती है बात डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिग्निफिकेंट एंड सिली मैटर्स। मतलब जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको क्या अहमियत देनी है आपको, और जो सिली, जो मूर्खतापूर्ण चीजें हैं उनको कैसे कैसे आपको डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग करना है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको में डेवलप करनी है, वो किसका काम है? टीचर का। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। ये आपका कॉज एंड इफेक्ट टाइप की चीजें जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप जो है चीज को समझ गए। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, कभी भी टीचर क्या करते हैं जब पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा इसके एग्जाम्पल से समझ लिया करो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब एग्जाम्पल किसी चीज का दे देते हैं पढ़ने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने सेल्फ एग्जाम्पल उस चीज के बारे में बनाना सही कर दिया, आप एग्जाम्पल ये नहीं गलत सलत एग्जाम्पल, अगर सही एग्जाम्पल आप बना पा रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। ठीक है, डिटेक्ट एरर इन द स्टेटमेंट एंड रेक्टिफाई। क्या करना है? अगर जो भी परेशानी है, जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पहले, उन स्टेटमेंट्स को क्या करना है? उन स्टेटमेंट्स को समझना है, और जो परेशानी है उसमें जो चीज अनएक्सपेक्टेड है उसको क्या करना है? हमें रेक्टिफाई करना है। ठीक है, जब ये आप जीन पियाजे के जब स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा, क्योंकि जब स्कीमा जो क्या होता है, पहले हम में कोई भी चीज होती है उसमें एडिशन कर लेते हैं, मतलब छोटा कुछ बदलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को आप किसी जानवर का कोई चित्र दिखा दीजिए, फिर उसी से मिलते जुलते दूसरे जानवर का भी चित्र दिखाइए। तो फॉर एग्जांपल जैसे डॉगी का दिखा दीजिए, कैट का दिखा दीजिए, उसी टाइप के छोटे छोटे पांडा वगैरह दिखा दीजिए, तो वो सबको एक ही बोलेगा कि ये भी कैट है या ये भी डॉग है। ठीक है, पर धीमे धीमे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे ही वो एरर डिटेक्शन सीखेगा, अंडरस्टैंडिंग उसमें आएगी, तो फिर वो चीजों को अलग अलग करना शुरू कर देगा और रेक्टिफाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए, अरेंजमेंट फैक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, इंटरप्रेट मैप, चार्ट और सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन आ जाती है यहाँ पे, मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू और वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है उनके आधार पे जो इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देता है। जैसे इसमें आ जाता है प्री एंड पोस्ट डेटा हिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी भी एरिया में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पोस्ट फ्लड और प्री फ्लड का डेटा लेंगे, और फिर उसके बाद में उस डेटा से हम ये एनालाइज करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, और जो रिमीडियस मेजर्स हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम किस तरह से चीज़ों को बनाएं, जिससे कि जो अगर भविष्य में कभी कुछ ऐसा होता है तो जो डिस्ट्रक्शन है आपका
वो क्या हो, वो उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अब एटीट्यूड की बात करते हैं। एटीट्यूड में क्या है, शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टू योर अदर पीपल्स। ठीक है। वे ऑफ लाइफ, आइडियाज, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें, क्योंकि ये पर्सनल आदमी के मतलब एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो एटीट्यूड के बारे में समझते हैं। एटीट्यूड आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि आप मतलब अपने आप को कैसे शो करते हैं लोगों के सामने, वो आपका एटीट्यूड है। किसी भी काम को आपका खुद का नजरिया करने का तरीका क्या है उसका। ठीक है। नो अबाउट योर रिलीजन, एस्टेब्लिश द फ्रेंडशिप विद अदर्स, प्रैक्टिस नोबल रिलीजन एंड देयर प्रिंसिपल्स। ठीक है। cooperate with the others in social and historical activities, appreciate cultural differences, believe in the quality of the man, respect to the caste, class, creed, color and religion। अभी क्या है देखो, पहले जब लोग पढ़े हुए नहीं थे उनके बारे में उनका एटीट्यूड एकदम अलग टाइप का था। अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कास्ट को लेके काफी मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्लास को लेके, क्रीड को लेके, कलर को लेके। आए दिनों आप समझते रहते हैं कि many times you will see in headline that the black people facing some problem in America, or kind of white people and black people fight like this। तो ऐसी चीजों की समस्या अभी भी होती है थोड़ी सी। ये डिपेंड करता है लोगों के एटीट्यूड पे कि वो किस तरह से चीजों को समझते हैं या किस तरह से चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो क्रिएट द इंटरेस्ट इन स्टडी। ठीक है। अब ये काम क्या है, ये टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बात यह है कि कोई भी आदमी तब तक किसी काम को नहीं करना चाहता, चाहे वो बच्चे हों या आदमी हो, जब तक उसको उस चीज में मजा नहीं आता काम करने में। ठीक है। सो क्या करना है आपको, जो आपकी टीचिंग है उसको इस तरह से डिजाइन करना है, इस तरह से डेवलप करना है कि वो उसमें इंटरेस्ट आए। पार्टिसिपेट इन द हिस्टोरिकल ड्रामा, हिस्टोरिकल ओकेजन्स। ठीक है। visit places to the historical interest, archaeological sites, read historical documents, play roles, horizontal organizations, write articles related to the topic, teach case study, presentation of related topic। अच्छा, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में ही नहीं करना है, इसमें एक एग्जांपल हिस्ट्री का लेके ये सारी चीजों को लिखा गया है। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हो और बायोलॉजी में योर टॉपिक इज हर्ट। ठीक है। तो हर्ट के बारे में आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को थोड़ा सा बता रहे हो। बताते बताते आप क्या करते हो, फिर उसी को एक वीडियो क्लिप लेते हो और वीडियो क्लिप में 3D में जो ब्लड का मूवमेंट है वो चारों चैम्बर्स से, ऑल 4 चैम्बर्स से पास होता हुआ किस तरह से सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा ब्लड को वापस कर रही है, और एरोटा से किस तरह से ब्लड जो है वो वापस बॉडी में सप्लाई हो रहा है, या फिर आपका वेंट्रिकल से किस तरह से पल्मोनरी आर्टरी से आपका किसमें लंग्स में जा रहा है और लंग्स से फिर दोबारा वापस आ रहा है। तो ये सारी चीजें जब बच्चे अगर उस वीडियो क्लिप में देखेंगे तो उनको क्या होगा ना, बहुत ही इंटरेस्ट फील होगा और उसको बहुत अच्छे से वो समझेंगे भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है बच्चों में। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ईएल थॉरेंडाइक्स के लर्निंग के लॉज अगर आप उनको ले लीजिए तो उनमें भी साफ साफ ये कहा गया है कि जब हम किसी काम को करके सीखते हैं तो फिर उन चीजों को हम भूलते नहीं। सो स्टूडेंट डेवलप द प्रैक्टिकल स्किल्स बाय ड्राइंग हिस्टोरिकल मैप्स। आप मैप ड्रॉ करिए। ठीक है। आप चार्ट्स ड्रॉ करिए, डायग्राम्स आप ड्रॉ करिए, प्रिपेयर मॉडल्स आप बनाइए, टूल्स आप वेरियस काइंड्स ऑफ बनाइए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपसे बोला कि आप जो है एक 2 और 2 4 ऐसे करके किसी बच्चे के लिए दे दीजिए कि 2 and 2 इज इक्वल टू 4। फिर आप बोलिए उसको कि 5 + 6 आप लिखिए, इसको जोड़िए। तो वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम होता क्या है कि हम उनको करने के लिए क्यों देते हैं, होमवर्क क्यों करने के लिए देते हैं, बिकॉज वी वांट टू एनहेंस देयर प्रैक्टिकल स्किल्स। ओके। हम चाहते हैं कि वो खुद से करें जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से सीख पाए। नाउ विल गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, अभी देखो
आप छोटे बच्चों को देखिए, आप बड़े लोगों को, कभी कभी वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो ऐसी चीज पसंद है। कुछ लोग ऐसे चूजी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको आलू की सब्जी नहीं खानी, बैगन की सब्जी नहीं खानी। ये मतलब एक उस टाइप के एग्जांपल्स हैं जो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग ये होते हैं कि अभी, अब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा अनवांटेड हैपन हो गया कि अब कुछ खाने के लिए है ही नहीं। जैसे आपने सबने मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई। उसमें क्या होता है, बच्चा होता है जो फंस जाता है उसमें, समुद्र में तूफान में आ जाता है, तो उनका पूरा बोट जो है वो बर्बाद हो जाता है और वो अकेला बचता है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बाद में क्या करता है, वो पकड़ता है मछली और फिर मछली खाता है कच्ची। अब ये समझ लीजिए कि जो बच्चा मीट वीट से बहुत दूर रहता था, ही वाज वेजिटेरियन, टोटली प्योर वेजिटेरियन, एंड ही वाज ईटिंग फिश विदाउट विदाउट बॉनेट, ओके, विदाउट रोस्ट। तो इस तरह की चीजें जो है हैपन हो सकती हैं, तो यू हैव टू मेक यू, मतलब यूज टू आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। टीचर मस्ट इंश्योर दैट द लर्नर इज वेल एडजस्टेड इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है। इंक्लूड हिज क्लासमेट्स, बच्चों के साथ मिलना जुलना, स्कूल मेट्स एंड अदर मेंबर्स। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो शुरुआत में झगड़ा करते हैं, लेकिन वो धीमे धीमे अगर आप उनको सिखाएंगे तो क्या होगा, वो उनके समझ में आ जाएगा कि जो ग्रुप कोहेशन है उसको किस तरह से अपलिफ्ट करना है और वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। एक और मूवी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें क्या होता है एक्चुअली, कुछ सोल्जर्स होते हैं और आपकी ब्रिक्स रखी होती हैं, ईंटें एक जगह पे। तो उनका जो सीनियर होता है वो कहता है कि चलिए ऐसा करिए, आप यहाँ से इन ईंटों को थोड़ी सी दूर पे ले जाके रख दीजिए, वहां दूसरी जगह चट्टा बनाइए। ठीक है। आपको स्क्वायर बनाना है पूरा। तो वन टाइम में क्या करते हैं सारे लोग, अब ईंटें जो है वो उठा उठा के ले जाने लगते हैं, धीमे 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 करके दूसरी जगह चट्टा बन जाता है। वो कहता नहीं 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 यार, एक दोबारा ऐसा करो, जहां से लाए थे वहीं फिर दोबारा से रख दो। लोग फिर दोबारा से रखने लगते हैं उसी को। फिर वो तीसरी बार कहता है नहीं नहीं, फिर दोबारा से रखो। तब उनको समझ में आता है कि नहीं यार, जो हमारा जो सीनियर है वो चाहता है हम कि यूनिटी में काम करें। फिर वो क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक जगह जहां से ईंटें ले जा रहे थे वहां से जहां रख रहे थे वहां तक, और वो एक जगह से ईंटें जो है वो थकते भी नहीं है, एक दूसरे को देते जाते हैं और ट्रांसफर करते हैं। फिर दोबारा से वो पूछते हैं कि सर बताइए कितनी बार और करना है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस एक टीम बिल्डिंग की जो अप्रोच है वो आप में डेवलप करना चाहता था, तो इसलिए मैं बोल रहा था, आप थोड़ा सा लेट समझे। ठीक है। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अचीवमेंट एंड वैल्यूज पे आते हैं। ये काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको समझना आप थोड़ा और अच्छे से प्लीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें करी गई हैं। इसमें मोरल की बात करी गई है, नैतिकता की, इसमें कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करी गई है ऑफ द स्टूडेंट्स दैट डेवलप by the best teaching methodology which express to the emphatically point out to the certain basic values to respect of other, responsibility, solidarity, creativity, integrity must foster into the students। अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एक तरह से इमिटेट करते हैं। तो जो जो मोरल वैल्यूज आप में है वो कॉपी करते हैं। जैसे मोस्टली जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी चीजों को बच्चे कॉपी करते हैं। तो you have to be well adjust in all this kind of the thing so that the student could learn from you that the responsibility। अगर आप क्लास में लेट आ रहे हैं तो बच्चों को आप लेट आ नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप लेट मत आइए। सॉलिडेरिटी और क्रिएटिविटी आपने क्रिएट करनी है, इंटेग्रिटी की बात करनी है। जब तक आप खुद ईमानदार नहीं हो, आप क्या दो बच्चों को ज्यादा नंबर दे देते हो, आपने देख लिया कोई बच्चा है उसको ज्यादा भाव देते हो, तो दूसरे बच्चे क्या है फिर आपसे मतलब ईर्ष्या करने लगे, वो कहेंगे कि मतलब फिर वो आपसे क्या सीखेंगे, फिर तो आपसे चीटिंग ही सीखेंगे ना, वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन सीखेंगे। तो एम्फेसिस ऑन द गिवन एजुकेशन, गुड क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन आपने सिखाना है उनको, गुड विल, ठीक है, फॉरगिवनेस, झगड़ा भी हो गई कभी तो फिर एक बार आप उनको फॉरगिवनेस सिखाएंगे तो फिर दोबारा से वो उसको अगर एक बार अच्छा लगेगा फॉरगिवनेस के बाद तो फिर दोबारा उसकी प्रैक्टिस करेगा, राइट। तो टॉलरेंस की बात करेंगे कि जब तक हम कहते हैं कि तब तक कुछ मतलब चीज को सह लो जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाए। तो कभी कभी होता क्या है कि आपके दोस्त ने आपसे कुछ कह दिया और गुस्से में आपने उसको पीट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा।
आप थोड़ा कोशिश करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि आपने उसने आपसे ऐसा कहा तो क्यों कहा है। और हो सकता है कि आप उस रीजन को जानते जानते आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और हो सकता है कुछ ऐसा रीजन हो जिसके बारे में आपको ये लगे कि चलो यार मैंने अच्छा किया कि नहीं नहीं झगड़ा किया अपने फ्रेंड से। ओके, देन वी विल कम फॉर द ऑनेस्टी एंड पेशेंस। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनकरेज द यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट्स वर्दी सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, मेक फ्रेंडली इन्वायरमेंट। वन ऑफ द primary objective of the teaching is to make the friendly environment the place of teaching which is helpful to remain focused on the teaching। अब इस एक चीज को आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्या है कि जब तक आप फ्रेंडली इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे बच्चों के साथ, तब तक प्रॉब्लम क्या रहेगी, तब तक प्रॉब्लम ये रहेगी कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को, अच्छा आपने ऐसा माहौल बनाया हुआ है डेस्परेट टाइप का, जैसे सर आए अटेंशन, ठीक है बच्चे एकदम फोकस्ड होकर बैठे हुए हैं। अब आपने पूछा एनी क्वेरी, बच्चे डर के मारे आपसे कुछ नहीं पूछ रहे कि भाई कुछ पूछ लिया तो कहीं ऐसा ना हो नंबर काट ले, कुछ पूछ लिया तो मुर्गा बना दें। अभी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है कि मुर्गा बनाना और मारने पीटने वाला। तो ऐसा रहता है कि जैसे मतलब टीचर ने, कुछ ऐसे टीचर होते हैं कि जबरदस्ती मतलब बच्चे ने कुछ पूछा, अच्छा हाँ बेटा, वो प्रैक्टिकल में उसको मार्क्स ही नहीं दिए। ठीक है, इट हैपेंस ऑन द बिग लेवल आल्सो, इवन दैट यूनिवर्सिटी लेवल इट हैपेंस फॉर मेनी टाइम्स विद द स्टूडेंट्स। तो इन सब चीजों से क्या है, ये जो है वो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो प्लीज आप जब भी टीचर बने, मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं टीचिंग के एरिया में, आप अच्छे अच्छे टीचर बने और इंटेग्रिटी के साथ आप जाएं, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप जाएं। पहले यू हैव टू बी द रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट सो दैट द स्टूडेंट कुड फील प्राइड टू फॉलो यू। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।